हेलो बच्चों, आज क्लास 11 का जो चैप्टर 4 है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों फॉर्म होती है। केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होती है ये तो हमें पता है, लेकिन ये क्यों फॉर्म होती है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। छोटा सा लेक्चर रहेगा, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा क्वेश्चन है आज कि कॉज क्या है इसके केमिकल बॉन्डिंग की, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। हमें मालूम है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है और वो एक मॉलिक्यूल बनाती है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, कॉज क्या है। कोई भी एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो उसके लिए सबसे पहले जो थ्योरी मानी गई थी, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, या जो इसकी सबसे पुरानी थ्योरी मोस्टली वैलिड है, लेकिन कुछ कुछ उसमें कमियां भी हैं। तो पहले हम देखेंगे इसकी क्लासिकल थ्योरी क्या है। क्लासिकल थ्योरी हमसे कहती है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 8th ग्रुप जो हमारा नोबल गैसेस का है, हर एक एलिमेंट की ये कोशिश रहती है कि वो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। क्यों अटेन करे? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। हर एक एलिमेंट की ये कोशिश रहती है कि वो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबल हो जाए। तो अचीव क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसी नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। नोबल गैसेस कौन सी हमारे पास? हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? नियॉन के लिए क्या लिखा जाता है? 2s2 2p6। ऑर्गन 3s2 3p6। क्रिप्टॉन 4s2 4p6। ज़ेनॉन के लिए 5s2 5p6 और रेडॉन के लिए 6s2 6p6। ये हमारी नोबल गैसेस और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इसमें जो हीलियम है वो एक्सेप्शन शो करता है, अभी समझाते हैं। नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इन सभी के आउटर शेल में जो इनका वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन के पास भी 8, ज़ेनॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसीलिए ये गैसेस कहलाती हैं आपकी इनर्ट गैसेस, या हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं अक्रिय गैस। हिंदी में हम बोलते हैं इन्हें अक्रिय गैस, क्योंकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। हालांकि जो हमारा ये ज़ेनॉन है ये कुछ एक्सेप्शन शो करता है, इसीलिए ये जो इसकी क्लासिकल थ्योरी है अब उतनी वैलिड नहीं है। इसकी एक नई थ्योरी भी अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों शो करता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये सभी ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, वहीं जो हमारा हीलियम है ये ड्यूप्लेट को फॉलो करता है। ड्यूप्लेट, ये ऑक्टेट
और सिर्फ हीलियम के लिए हम लिखते हैं ड्यूप्लेट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी स्टेबल है, लेकिन इसके लिए हम लिखते हैं ड्यूप्लेट। तो किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी रहती है टू अचीव नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट फॉलो करते हैं, और ऑक्टेट फॉलो करने की वजह से ये गैसेस है इनर्ट गैसेस। ये है आपकी क्लासिकल थ्योरी, पुरानी थ्योरी ये है। कुछ एक्सेप्शन है ज़ेनॉन और रेडॉन के साथ, इसीलिए ये थ्योरी अब इतनी वैलिड नहीं है। अब देखते हैं इसकी जो न्यू थ्योरी है, न्यू थ्योरी हमसे क्या कहती है। अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या टेंडेंसी रखते हैं टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम रहे। क्यों कम रहे और होगा कैसे? जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको कम रखने से वो सिस्टम हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल कैसे हो जाएगा? स्टेबल कैसे हो जाएगा? जब उसकी जो एनर्जी है वो लोएस्ट होगी। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए ये एक बिल्डिंग और यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया और ये है आपका ग्राउंड। तो आप सबसे ज्यादा सेफ कब फील करेंगे? ग्राउंड पर या बिल्कुल किसी भी बिल्डिंग की हाइट पर? आप जब ग्राउंड पर होंगे तब ज्यादा स्टेबल रहेंगे और तब ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। इसी तरह एलिमेंट्स के लिए भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी को लोएस्ट रखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे। ये है हमारी न्यू थ्योरी। ये हमारे पास सपोज करिए 2 एटम्स, एक का नाम एटम ए और इसका नाम एटम बी। इस एटम ए का न्यूक्लियस होगा Na और एटम बी का न्यूक्लियस होगा Nb। एटम ए में जो इलेक्ट्रॉन है वो Ea और एटम बी के इलेक्ट्रॉन है Eb। 2 एटम्स है हमारे पास, एटम ए और एटम बी। एटम ए का न्यूक्लियस Na, एटम बी का न्यूक्लियस Nb। एटम ए का इलेक्ट्रॉन Ea नाम दिया हमने और एटम बी के इलेक्ट्रॉन को Eb नाम दिया। अब क्या? अब इनके बीच में 2 तरह का फोर्स काम करेगा। एक होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल, एक होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रतिकर्षण बल। कहाँ यूज होगा आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स और कहाँ यूज होगा रिपल्शन फोर्स या प्रतिकर्षण बल? तो Na और Nb, न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी, इसी तरह Ea और Eb, इनके बीच में क्योंकि ये सेम है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्शन का, प्रतिकर्षण का बल। और अगर हम बात करें Na और Eb, Na और Eb, इसी तरह Nb और Ea, Nb और Ea, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 2 एटम्स हमारे पास ए और बी, इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, जब सेम चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और जब ऑपोजिट चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो 2 एटम्स लिए हमने, इनके बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन का फोर्स है, ये लोअर कब होगा ताकि ये स्टेबल हो जाए? अब जब इन दोनों एटम्स के बीच में रिएक्शन कराई जाएगी तो ये कुछ कुछ पास आएंगे
कि एक लिमिट तक ही पास आएंगे। ये ए और बी हमारे एटम, जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई या इनका न्यूक्लियस ए और बी, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है आपकी बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है आपकी? बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रॉन और यहां बी का लेंथ। अब ये जो एन ए और एन बी, इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन बी, इनके बीच में एक सर्टेन लिमिट तक ही बॉन्ड लेंथ होगी। मतलब बिल्कुल अगर ये पास पास आ गए, बिल्कुल क्लोज आ गए, तो एन ए और एन बी पास पास आ जाएंगे और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन बी पास पास आ जाएंगे, तो ये क्या होगा? रिपल्शन। तो वो मिनिमम दूरी इनकी, वो मिनिमम बॉन्ड लेंथ जहां पर ये स्टेबल हो जाए, इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल हो जाए, वो उसकी अब होगा क्या कि ये एन ए एन बी ये एक सर्टेन लिमिट तक ही पास आएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा पास आएंगे तो वहां फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज पास पास आ जाएंगे, फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो वो मिनिमम बॉन्ड लेंथ जहां पर पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमम बॉन्ड लेंथ जहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो, उस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम है, जो दो एलिमेंट्स के बीच का केमिकल रिएक्शन है, वो स्टेबल हो जाएगा, वो रुक जाएगा जब जो बॉन्ड लेंथ है और इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए। इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ। आर यहां पर ग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, वो समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ दिया हुआ है और आर यहां पर है आपका डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है? बिटवीन द टू एटम्स। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? यहां फोकस करिए। जब आर हमारा इनफाइनाइट है, जब आर हमारा इनफाइनाइट है, बहुत दूर है, मतलब जो दो एटम्स है उनका बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 0 है। वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब जैसे जैसे हम जो आर है, जो दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर रहे हैं, आर को अगर हम पीछे लेकर आ रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाती है? मिनिमम। नेगेटिव में है, मिनिमम। और तब ये जो आर नॉट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने पर जो ये आर है, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यही आपका कहलाता है बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाता है आपका? बॉन्ड लेंथ। तो इस ग्राफ से क्या समझा कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी तो वहां पर जो डिस्टेंस होगा किन्हीं भी दो एटम्स के बीच का, वो कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। और इसी कंडीशन में जो हमारा सिस्टम होगा, या हम कहें जो एटम्स होंगे, वो हो जाएंगे स्टेबल और वहां हमारी केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो हमने समझा केमिकल बॉन्डिंग के कॉज क्यों, मतलब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है हमारी। पहली पढ़ी हमने क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है
कि ऑक्टेट अटेन करने के लिए, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सिस्टम है या जो एटम है वो हो जाएंगे स्टेबल। और दूसरी पढ़े हमने ये न्यू थ्योरी, ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी और आर के बेस पर जो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ये कहता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और आर जो बॉन्ड लेंथ है वो भी मिनिमम होगा, तो वहां पर भी हमारा जो सिस्टम है वो हो जाएगा स्टेबल। ठीक, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्टेट रूल और उसके लिमिटेशंस को देखेंगे। थैंक यू।